और ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। केंद्रीय कैबिनेट यानी कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 6 बजे किया जाएगा। पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में 17 से शपथ लेंगे। सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और जबलपुर के सांसद राकेश सिन्हा का 3 से मंत्री बनाया जा सकता है। इन मंत्री अनुप्रिया पटेल सकता है। इसके अलावा जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाएगी। कौशाम्बी विनोद सोनकर को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के आसपास सोनकर यानी कि अनुस में मौजूद हैं। तो लगातार मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। एक तरफ निशंक और संतोष गंगवार ने इस्तीफा दे दिया है तो दूसरी तरफ किन किन को जगह मिलेगी इसको लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं। लगभग ये फाइनलाइज हो चुका है किसको जगह देनी है। शाम 6 बजे ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल है। विजय मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र भी जुड़ गए। धर्मेंद्र की तरफ पहले रुख करते हैं। धर्मेंद्र, एक ये भी खबर काफी दिनों से चर्चा में है कि संजीव बालियान का प्रमोशन किया जा सकता है। इसको लेकर क्या चर्चाएं हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए उनकी चर्चाएं, उनकी जो मेहनत है उसको लेकर सही चर्चाएं मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर की जो जनता है, जो संसदीय क्षेत्र की जनता है, वो चाहती है, वो डिजर्व करते हैं। जो उनकी मेहनत है, जो लगन है, वो उनके लिए जो है डिजर्व करती है कि संजीव बालियान का प्रमोशन किया जाए, उनके और अधिकार दिए जाए। यूं ही नहीं संजीव बालियान कहलाते हैं। संजीव बालियान 2011 में जो एक छोटी सी जनसभा नितिन गडकरी जी कराकर जो है बीजेपी की में चर्चाओं में आए थे। उसके बावजूद 2013 का जो दंगा था, लगातार उसके बाद में 2014 में वो सांसद बने और काफी 4.5 लाख मतों से जो है जीतकर सांसद बने थे। उसके बाद में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 2015 में जिस तरह से सपा शासन काल में उन्होंने मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत अध्यक्ष पद की जो सीट थी वो बीजेपी की झोली में डाली थी। और इस बार भी, हालांकि इस बार जो है 43 सदस्यों में से जो है 13 सदस्य बीजेपी को मिले थे। जनता ने बहुमत नहीं दिया था, लेकिन काफी मेहनत करने के बावजूद अपने ताऊ के लड़के को जो ही संजीव बालियान पद देकर जो है जिला पंचायत अध्यक्ष की जो सीट है वो बीजेपी की झोली में डाली है। काफी मेहनती है, लगनशील है और हफ्ते में 3 दिन जनता दरबार लगाते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। इसी को आधार मानकर मुजफ्फरनगर की जिला की जो जनता है, जो उनके सांसद क्षेत्र के जो लोग हैं, वे चाहते हैं कि संजीव बालियान को जो है उच्च पद देकर, कहीं ना कहीं कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार देकर उनके जो अधिकार को बढ़ाया जाए ताकि जो अपने क्षेत्र के लोगों की वो अच्छे से सेवा कर सके। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। विजय, अगर देखें पोर्टफोलियो भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि किसको कौन सी जिम्मेदारी, कौन सा विभाग दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से जो कैबिनेट में शामिल होंगे, किन पोर्टफोलियो की उम्मीद कर सकता है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस लोग चाहते हैं कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिले जिसके ज़रिए से क्या कहते हैं उनके नाम की चर्चा हो सके। तो पोर्टफोलियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और जो भी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है वो पहले ही दिए जा चुके हैं। यहाँ पर अगर ऐसा कुछ कोई किसी को एडजस्ट भी किया जाता है तो जो जगह खाली हो रही हैं उन्हीं के अंदर एडजस्टमेंट होगा और अगर जगह नहीं भी खाली हो रही हैं तो शायद कुछ मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदला जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि यहाँ पर जो मंत्री शामिल हो रहे हैं उनको कोई अच्छा मंत्रालय मिले, बल्कि महत्वपूर्ण उनके लिए ये होता है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिले, चाहे वो राज्य मंत्री के रूप में वहाँ पर जाएं या कैबिनेट मंत्री के रूप में वहाँ पर जाएं। और एक तरह से जो चर्चा उनके नामों की हो रही है, क्योंकि संगठन, भाजपा संगठन की खासियत इसी बात को लेकर के है कि सब कुछ बंद मुट्ठी की तरह ही होता है। वहाँ पर भले ही अंदर मंत्रिमंडल में बैठ करके आदमी कैसी भी चर्चा करे, किसी से कैसी भी वार्ता हो, लेकिन जब पर्दे के बाहर और दरवाजे के बाहर निकलते हैं तो सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सभी का चेहरा महत्वपूर्ण हो जाता है, सभी की बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और पोर्टफोलियो से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि उसे उस बंद कमरे में जगह मिलनी चाहिए जहाँ पर कोर कमेटी की बैठक होती है, कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक होती है, मंत्रिपरिषद की बैठक होती है। और इतने बड़े संगठन में बहुत ही कम ऐसी संख्या लोगों की होती है जो इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंच पाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन भाजपा है और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में जहां जिसके पास कार्यकर्ता हो, इतने सारे लोग हों, उनके लिए महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि उन्हें संगठन में जगह मिल जाए, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, उन्हें राज्य मंत्री में जगह मिल जाए। पोर्टफोलियो कोई भी हो लेकिन किसी प्रकार की हर बैठक में वो शामिल रहेंगे और सब कुछ बंद दरवाजे के अंतर्गत होती है, यानी सब कुछ बंद मुट्ठी की तरह। विजय, मैं आऊंगा आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त है, उस बड़ी खबर का भी हम जिक्र कर देते हैं कि कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज हो चुकी है। कैबिनेट विस्तार से पहले बड़ी हलचल देखी जा रही है। निशंक और संतोष गंगवार, देवश्री का भी इस्तीफा देखा गया है। शाम को कुल 43 मंत्री शपथ लेंगे।
तो नए पुराने कुल मिलाकर 43 मंत्री शपथ लेने वाले हैं जैसी जानकारी मिल रही है। संभावित मंत्री पीएम आवास पर मौजूद हैं। तो निशंक, संतोष गंगवार और देवश्री, इन तीन के इस्तीफों की खबर आ चुकी है। कैबिनेट विस्तार से पहले यह बड़ी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि एक एक कर तमाम चेहरों को अगर शामिल किया जा रहा है तो कुछ चेहरों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है, उनसे इस्तीफे भी लिए जा रहे हैं। तो शाम को कुल 43 मंत्री बताए जा रहे हैं। ये 43 मंत्री कुल मिलाकर शपथ लेते नजर आएंगे। इसमें नए और पुराने दोनों तरह के मंत्री होंगे। संभावित मंत्री पीएम आवास पर इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर चर्चाएं चल रही हैं और आगे भी तमाम इस तरह के अपडेट्स जो आते रहेंगे वो हम आपको देते रहेंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा संतोष गंगवार ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसके अलावा देवश्री का भी इस्तीफा देखने को मिला है। अजीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजीत, अभी की हलचल क्या है? क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक इस्तीफा दे चुके हैं, संतोष गंगवार और देवश्री भी। अभी हलचल किस तरीके की है दिल्ली के अंदर? अजीत, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? लगता है अजीत से हमारा संपर्क टूट गया है। तो हम आपको बता रहे कि ये बड़ी हलचल अभी की जो है वो ये है कि 3 लोगों के इस्तीफे, 3 मंत्रियों के इस्तीफे देखने को मिले हैं। इसके अलावा शाम तक और भी चर्चाएं जोरों पर आएंगी, जब तक का 6 नहीं बजते, क्योंकि 6 बजे तक तमाम तरीके के या तो इस्तीफों की खबरें या फिर कुछ और नए नाम अगर सामने आते तो उन नामों की चर्चाएं, इस तरीके की चर्चाएं चलती रहेंगी। विजय, जिस बात का हम अभी जिक्र कर रहे थे और आप अपनी बात का अभी जिक्र कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखते हुए या उत्तराखंड के चुनावों को ध्यान में रखते हुए या कुल मिलाकर अगले 1 से 1.5 साल में अगर देखें 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर चुनाव होने हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल बनाया गया है। और ये सोशल इंजीनियरिंग का एक मतलब कहना चाहिए कि एक बहुत अच्छी से कूटनीति बनाई गई होगी कि आपको कहीं पर भी अगर किसी भी वोट बैंक को साधना हो तो आप अभी से उसकी तैयारी करके चलें। शायद यही बीजेपी की खासियत भी है कि चुनावों से पहले ही वो एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल, ये बीजेपी की या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी की सभी की खासियत यही होती है कि जब भी वो सत्ता में होते हैं तो इन सब चीज़ों को साधते हुए ही लेकर चलते हैं। जनता की लहर होती है, जिसके पक्ष में वोट गिर गया, जाहिर है कि सरकार उसी की बन जाती है। और इस लहर के आधार पर ही जो उनके रणनीतिकार होते हैं वो अपनी रणनीति को आगे बनाते हैं, बढ़ाते हैं। और जातिगत आधार तो भारत की एक खासियत हो गई है, क्योंकि यहाँ योग्यता से ज़्यादा जातिगत आधार को फोकस किया जाता है। और यही चीज़ें जो हैं वो राजनीति में पूरी तरह से हावी हैं और ये किसी भी पार्टी में दिखाई देती है। भले ही पार्टी किसी भी प्रकार की बात करे, कैसे भी अपने सामाजिक मान मर्यादा को दिखाए, लेकिन जब भी ऐसी स्थिति होती है तब हमेशा योग्यता को वो पीछे रखते हैं और जातिगत आधार पर ही चीज़ों को आगे लेकर के आते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी पार्टियां करती आई हैं और भाजपा भी वही कर रही है जो अन्य पार्टियां करती आई हुई हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस समय भाजपा की लहर है, जनता उन्हें पसंद कर रही है, उन्हें वोट दे रही है और दूसरी बार उन्हें केंद्र में उनकी सरकार बनी है। लेकिन इसके पहले भी अन्य पार्टियां भी कई बार सरकार बना चुकी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, 3 से 4 राउंड वो सरकार बना चुकी है। इसके पहले भी जो मनमोहन सिंह सरकार बनी थी वो भी अपना 2 राउंड उन्होंने सरकार बनाया था और ऐसे ही पॉलिटिक्स के साथ वो आगे बढ़े थे। और ये मजबूरी हो चुकी है भारत की कि जातिगत आधार पर उन चेहरों को सामने लेकर के आए और उनको मंत्री बनाए और उन जातियों को साधे, उन जातियों के वोट के लिए वो ऐसा करते हैं और ये भी वैसे ही करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के चुनाव वैसे भी समीकरणों के आधारों पर होते हैं और जातिगत समीकरणों को साधने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं होगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। प्रयागराज से हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, रीता बहुगुणा जोशी के नाम को लेकर भी चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, वो भी दिल्ली बुलाई गई हैं और ऐसे में प्रयागराज के आसपास अगर देखा जाए तो एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर उनका अपनी पहचान भी है, अपना दबदबा भी है। किस तरह की चर्चाएं वहां पर हैं? देखिए, रीता बहुगुणा जोशी का जब से नाम आया है तब से लगातार प्रयागराज में चाहे उनके विपक्षी हो चाहे पक्ष वाले हों, ये चर्चा हो रही कि अब की बार रीता बहुगुणा जोशी को मोदी कैबिनेट में पूरे चांसेस हैं स्थान मिलने के। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो हैं वो थोड़ा से भाजपा की तरफ से उनको नाराजगी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एक बात ये भी कयास लगाया जा रहा है कि ब्राह्मण वोट को साधने के लिए, ब्राह्मणों को रिझाने के लिए जो है वो रीता बहुगुणा जोशी का नाम उठाया जाए, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी एक बड़ा चेहरा है। चूंकि राजनीतिक अगर बात की जाए तो एक राजनीतिक परिवार से हैं जो कि
का अपना वर्चस्व है। रीता बहुगुणा जोशी के जो पिताजी थे वो हेमवती नंदन बहुगुणा जी, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 9वें मुख्यमंत्री थे वो यहाँ के। और इनके जो भाई हैं शेखर बहुगुणा, वो भी राजनीति में है, कांग्रेस में। और जो इनके बड़े भाई हैं विजय बहुगुणा, वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, मुंबई हाईकोर्ट के जज थे, उसके बाद वो वहां के मुख्यमंत्री रहे। तो राजनीतिक अगर पैठ की जाए, राजनीतिक बात की जाए, तो रीता बहुगुणा जोशी का पूरा एक राजनीतिक परिवार से वो संबंध रखती हैं। और साथ ही इलाहाबाद हो, माने प्रयागराज हो, या फिर आसपास के जिले हो, वहां पर रीता बहुगुणा जोशी की एक अपनी साख है, एक अपनी पहचान है। संदीप, नफे और नुकसान को सोचे बिना राजनीति में शायद कुछ होता नहीं है, और यही वजह है कि रीता बहुगुणा जोशी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि ब्राह्मण वोट बैंक को साधना हो या प्रयागराज के आसपास के जो क्षेत्र हैं उन सबको साधना हो, रीता बहुगुणा जोशी एक बेहतर और मुफीद नाम होगा। आम जनता कितना कनेक्ट कर पाएगी और कितना कनेक्ट अभी भी कर रही है इन चर्चाओं के साथ? देखिए, अभी तो फिलहाल चर्चाएं हैं, चर्चाएं हर जगह हो रही कि रीता बहुगुणा जोशी को इस बार जो है वो संभव है कि उनको चांसेस दिया जाएगा। बाकी जुड़ने की अगर हम बात करें कि जिस तरीके से, तो ये कोई आवश्यक नहीं कहा जाता, क्योंकि इसकी भी चर्चा है कि रीता बहुगुणा जोशी के अलावा अन्य कई ऐसे ब्राह्मण चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में जिनको आगे बढ़ाया जा सकता है या जिनके नाम पर वोट लिया जा सकता है। लेकिन प्रयागराज में अभी चूंकि वो इसके पहले कांग्रेस में थी, तकरीबन 20 साल वो कांग्रेस में रही हैं, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। और फिर 2016 अक्टूबर 2016 में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, 17 में विधायक बनी, मंत्री भी रही। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक आधार पर उनका एक वर्चस्व तो है ही है। अब इलाहाबाद लोकसभा से वो सांसद हैं। ब्राह्मण कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट जरूर हो रहे हैं, तो कहीं कहीं ये कोशिश जरूर की जा रही है कि उनके माध्यम से ब्राह्मणों को जो है वो जोड़ा जाए। लेकिन अब कितना उनके साथ ब्राह्मण जुड़ेंगे, ब्राह्मण नाम उनके साथ कितने जुड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल विजय, इस बात का हम जिक्र करेंगे। रीता बहुगुणा जोशी अगर ब्राह्मण कार्ड के तौर पर उनको शामिल किया जाए, दूसरा नाम एक मैं वरुण गांधी का जिक्र करना चाहूंगा। वरुण गांधी को भी एक कट्टर हिंदू छवि वाला नेता माना जाता है। क्या इससे हिंदुत्व को साधने की कोशिश की जाएगी 2022 के लिए? देखिए, दो नामों की आपने चर्चा की है और इन दोनों नामों पे आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। सबसे पहले रीता बहुगुणा जोशी की चर्चा मैं करता हूं। रीता बहुगुणा जोशी की खास बात ये रही है कि वो काफी लंबे समय तक कांग्रेस में रही हैं, सोनिया गांधी की काफी नजदीकी रही हैं। हालांकि ये जरूर है कि जब विजय बहुगुणा ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद से ही कांग्रेस ने उन्हें किनारा कर दिया था और उसके बाद वो भी इस्तीफा देकर के भाजपा में शामिल हो गई थी। तो सबसे खास बात यह है कि रीता बहुगुणा जोशी को अगर कोई पद देते हैं तो चुनाव में उनका उपयोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, गांधी परिवार पर निशाना साधने के लिए, कांग्रेस की रणनीतियों पर निशाना साधने के लिए। और साथ ही साथ दूसरा जो फायदा ये है कि काफ़ी लंबे समय से वो राजनीति में रही हैं, उनका राजनीतिक प्रभाव काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ से लेकर उत्तराखंड तक उनके परिवार की राजनीति रही है और यही वजह है जिसके ज़रिए से उन्हें एक दूसरा बड़ा फायदा इस चीज़ से मिलेगा कि इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आने की वजह से तो एक उनका जो प्रभाव राजनीतिक रूप से है उसका फायदा भी सीधे तौर से भाजपा को मिलेगा। तीसरे, वो ब्राह्मण के रूप में आती हैं, तो जो ब्राह्मण नाराजगी की बात लगातार चल रही है पूरे प्रदेश में, तो उसको भी वो साधती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर जो ब्राह्मण चेहरे हैं, जो ब्राह्मण नेता हैं, उनके साथ में वो मिल करके जो नाराजगी है, जो संगठन की जो लोग हैं, वो उनके साथ मिलकर के एक रणनीति बना सकती हैं। तो ये बड़े फायदे हैं रीता बहुगुणा जोशी को अगर मंत्रिमंडल में लेकर के आते हैं। और जाहिर सी बात है कि 2022 की रणनीति में उनके पास लोग चाहिए जिसके जरिए से वो अन्य दलों पर यहाँ पर खुल करके हमला कर सके। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं रही, इसके अलावा समाजवादी पार्टी में भी उनका थोड़ा समय गुजरा है, तो वो उस पर भी हमलावर हो सकती हैं। यानी समाजवादी पार्टी पर भी सीधे तौर से हमला करने के लिए इनके पास एक मुखर चेहरा होगा जो केंद्रीय पद के साथ में अगर हमला करेगा तो उसका प्रभाव रहेगा, न्यूज में उन्हें जगह मिलेगी, लोग उनसे बातचीत करना चाहेंगे। तो इन सब चीजों को बड़ा ध्यान में रख करके मंत्रिमंडल में चेहरे को जगह दी जाती है। दूसरा बड़ा नाम वरुण गांधी को लेकर के है। अगर वरुण गांधी इस बीच लगातार नाराज चल रहे थे संगठन से, भाजपा से, और उसकी नाराजगी का कारण ये था कि लंबे समय तक वो भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन न तो उन्हें संगठन में कोई बड़ा पद दिया जा रहा है और न ही उन्हें मंत्रिमंडल में पिछली बार भी जगह दी गई और न ही इस बार दिया जाए। हालांकि जरूर है कि मेनका गांधी जरूर यहाँ मंत्रिमंडल में रही, लेकिन उतना कुछ खास उनको लेकर के कुछ कभी दिखा नहीं और न ही वो इतने ज्यादा सक्रिय रूप से वो भाजपा के लिए कभी फायदेमंद रही। लेकिन वरुण गांधी कट्टर हिंदुत्व के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन अगर वो नाराज होते हैं तो उनकी नाराजगी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल से लेकर के भाजपा संगठन तक को पता चलती है। और ऐसे समय में जब 2022 का समय नजदीक हो और उनकी तरफ से अगर कोई ऐसा बयान अगर आ जाए तो जाहिर सी बात है कि उसका सीधा धक्का भाजपा को लगेगा और सीधे तौर से कहीं ना कहीं भाजपा के लिए वो नुकसानदायक हो सकते हैं। तो ऐसे में उन्हें की नाराजगी भी दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और उन्हें भी इसी वजह से मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। हालांकि कट्टर हिंदुत्व भी है और गांधी परिवार से भी वो आते हैं, कांग्रेस के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आ सकते हैं और उनकी कही गई बातें जो हैं वो लोग सुनना भी चाहते हैं, युवा जो हैं वो उनको पसंद भी बहुत करते हैं। सिर्फ वो अपने क्षेत्र के लिए पॉपुलर नहीं है बल्कि जहाँ भी उनकी सभाएं होती हैं वहाँ पर भी लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। बिल्कुल, ये प्लस पॉइंट है कि यूथ काफी हद तक उनसे कनेक्ट करता है वरुण गांधी से, और अगर वरुण गांधी आते तो कहीं ना कहीं यूथ भी कनेक्ट करेगा बीजेपी से, जो कि पहले से भी काफी हद तक कनेक्टेड है। मैं आता हूं आपके पास, धर्मेंद्र हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आप संजीव बालियान का जिक्र कर रहे थे। अभी जाट, एक बड़े जाट नेता के तौर पर संजीव बालियान तो हैं ही। अभी किसान आंदोलन को अगर देखें तो वह किसान और ये जो जाटलैंड है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मुखालफत बीजेपी और बीजेपी सरकार की होती रही है, टिकैत गुट की तरफ से हो चाहे तमाम दूसरे गुटों की तरफ से। क्या संजीव बालियान को अगर और प्रमोट किया जाता है, कैबिनेट में और ज्यादा प्रमोट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या उस हद तक उस समीकरणों को साधने के लिए मदद मिलेगी क्या सरकार को? बिल्कुल तो सर, बिल्कुल मदद मिलने वाली है, क्योंकि जो जाट वोट है वो बरेली से लेकर आगरा, बरेली, सहारनपुर, शामली और बिजनौर, अन्य बहुत काफी जिलों में जो 70 सीटों को जो है प्रभावित करती है। और कहीं ना कहीं इसकी मुख्य वजह अभी फिलहाल जो बात करें किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है। अभी पिछले 2019 के चुनाव में जो है चौधरी चरण सिंह जी के बेटे अजीत सिंह को जो है संजीव बालियान ने शिकस्त दी थी, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को चुनाव में मिला था। और इसी चक्कर में जो है अजीत सिंह के बाद में जो बड़ा नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट होगा फिलहाल संजीव बालियान को लोग मानते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं संजीव बालियान को कुछ ना कुछ जो है बड़ा मिलेगा और उनका अधिकारों में जो है इजाफा करने की जो है बीजेपी को सोचना पड़ेगा। ठीक है धर्मेंद्र, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विजय, ये जो हम किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे थे अभी और जाटकों का, इस विस्तार के जरिए क्या उसको भी साधना चाहेगी बीजेपी? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक झटका होगा यहां पर, ये एक सबसे बड़ी चुनौती भी होगी, मैं कहूँ एक बहुत बड़ी वॉल होगी चुनावों के दौरान जो किसान आंदोलन के तौर पर दिखाई देगी बीजेपी को। देखिए, तो बिल्कुल तय है कि यहाँ पर जो किसान बिल को लेकर के आंदोलन चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है भाजपा को, और ये नुकसान जो है उन्होंने पंचायत चुनाव के जरिए से देख भी लिया है। जो भी इलेक्शंस जनता के जरिए से चुने जा रहे हैं वहाँ पर भाजपा की स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 0 पहुँच गई है, यानी एक भी सीट उनके खाते पर न जाना, ये जाहिर सी बात है कि भाजपा के लिए बिल्कुल चिंता का विषय है। और यहाँ पर लोकदल जो है वो काफ़ी सक्रिय है मौजूदा समय में। हालांकि कांग्रेस और बसपा के भी जो नेता हैं वो सक्रिय हैं, लेकिन लोकदल प्रमुख तरीके से वहाँ पर लगातार सक्रिय है और उसके जो इस पंचायत चुनाव में जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जीते हैं। हालांकि ज़रूर है कि जिला पंचायत में ये चीज़ें थोड़ा सा बदलते हुए दिखी, लेकिन वो सिर्फ प्रशासनिक जोर ज़बरदस्ती की वजह से ही वो बदली हैं। अभी भी वहाँ धरातल पर स्थिति यही है कि जो जनता है वो किसान बिल को लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ है। जाहिर सी बात है कि वहाँ पंच और इस तरह के जो प्रमुख लोग हैं उनकी अभी भी पंचायतों में ये सारी चीज़ें चलती हैं, अभी भी खाप की पंचायतें वहाँ पर बैठती हैं और वहाँ के लोग इस बात को मानते भी हैं। और ये नाराज़गी तभी दूर हो सकती है जब ऐसे किसी चेहरों को लेकर के आए जो खाप पंचायत पे प्रभाव डाल सके या खाप पंचायत को साध सके। हालांकि अभी भी जो टिकैत हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से प्रभावी हैं, लेकिन उनकी काट यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश भाजपा यहाँ पर कर रही है। और जाहिर है कि ये चीज़ खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और लालकृष्ण आडवाणी के लिए उन्हें प्रचार करने के लिए कहा गया था तो उन्होंने साफ तौर से एक बात से इनकार किया था कि जब तक उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाता तब तक वो इस तरह का किसी भी प्रचार करने में वो नहीं जाएंगे। ठीक ऐसी ही चीज़ें उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलती हैं, यानी वहाँ पे भी अगर खाप पंचायत से या किसी से भी कोई चीज़ें साधने की ज़रूरत होती है तो तब तक वो चेहरा वो सामने नहीं आता है जब तक उसे पद के पर ना लाया जाए। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि संतोष गंगवार को वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा और किसी एक अन्य चेहरे को वहाँ पर अब लेके आया जाएगा जिसे जिम्मेदारी दी जाएगी कि जो खाप पंचायत के जो लोग हैं उन्हें मनाया जा सके। साथ ही साथ दूसरी जिम्मेदारी ये होगी कि यहाँ पर जो ये आंदोलन है उसको समाप्त कराया जा सके। तीसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि वहाँ की जनता जो है वो
भाजपा के समर्थन में दिखे 2022 के पहले। तो इन तमाम जिम्मेदारियों के साथ में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो चेहरे हैं उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी पोर्टफोलियो नहीं रहता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि 2022 को लेकर के किस तरह की सीटें जो है वो कहाँ पर किस तरह से साधी जा सकती हैं और किसका चेहरा वहाँ पर इसमें प्रभावी बिल्कुल, है, किस किस को जगह मिली, किस क्षेत्र को जगह मिली, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आपके पास लौटूंगा। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से। सुशील, रवि किशन को लेकर क्या चर्चाएं, क्या उम्मीद है गोरखपुर में? देखिए तुषार, रवि किशन को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ के जो उनके कार्यालय है, जो इनका आवास है, वहाँ पे जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो एकदम यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया के साथ साथ टेलीविज़न पर चिपके हुए हैं। बस उन्हें ये लग रहा है कि अभी बस कुछ पल में फैसला है और मंत्री पर जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें कर लिया जाएगा। तो इस तरह का उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। हमने उन लोगों से भी बात की तो उन लोगों का ये मानना था कि रवि किशन के पास एक नेतृत्व है, फैसला लेने का एक क्षमता है, जो माता है वो उनके पास अपने आप में है कि वो किसी भी चीज़ को फैसला तुरंत तत्काल लेते हैं। और ऐसे लोगों को अगर नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो उनके उसके चीज़ें हैं वो जो है सामने देखने को मिलती हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सांसद रवि किशन को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज है और इसको लेकर के गोरखपुर में लोग काफ़ी खुश हैं कि अगर रवि किशन सांसद जो है अगर मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से गोरखपुर के एक तो युवाओं का चेहरा है, दूसरे जो बीजेपी पूर्वांचल में ब्राह्मण, कहीं ना कहीं ब्राह्मण का चेहरा भी मिल जाएगा। साथ ही जो है वो एक्टर है, जब वो किसी इलाके में जाते हैं, एक संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो उनको देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। तो ऐसे में कि गोरखपुर के लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उत्साहित है, चाहे फिर उनके समर्थक हो या फिर अन्य लोग हो, क्योंकि गोरखपुर में सबसे बड़ी बात है कि एक जो है केंद्रीय मंत्री और कहीं ना कहीं जो है जब केंद्रीय मंत्री मिलेगा तो तमाम विकास की योजनाएं आएंगी। इसको लेकर के भी जनता काफ़ी खुश है और उनके समर्थक का ये मानना है कि उन्होंने जो है कम समय में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। तमाम ऐसे अभी नेता पड़े हुए हैं, लेकिन जब सांसद रवि किशन का नाम उनके साथ जोड़ा जाता है तो उन्हें भी खुशी होती है कि अभी कम समय में आने के बाद जो है उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो वो लोग काफ़ी खुश है और बस अब कुछ घंटों का इंतज़ार है। उस घंटों के बाद जो है इस पूरे जो है पूरे फिल्म से पर्दा उठ जाएगा और साफ तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि किसको किस विभाग का जो है दायित्व मिला है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए और खबर पर चर्चा करने के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अब कैबिनेट विस्तार के दौरान ही साफ होगा किसको मिलेगी जगह, किसको बाहर का रास्ता देखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।